नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन चैप्टर का नाम है। साझेदारी के विघटन का मतलब क्या होता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए और आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, एक्स नाम का व्यक्ति, वाई का नाम का व्यक्ति, जेड नाम का व्यक्ति ना, आपस में पार्टनरशिप में लगे हुए हैं। आपस में क्या कर देते हैं, अपने नियम को, अपने पूर्व स्थापित संबंध को विच्छेद कर देते हैं। भाई साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, शुरू में मैंने बताया था साझेदारी पार्टनरशिप उन व्यक्तियों का ऐच्छिक रिलेशन है, ऐच्छिक संबंध है। साझेदारी क्या है, एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, तीनों मिल करके आपस में काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, फायदा होगा, फायदे से कमाएंगे, फायदा होगा, आपस में बांट लेंगे, संबंध होता है। तो विघटन में क्या होता है, एक्स हैं, वाई हैं और जेड हैं, एक्स हैं, वाई हैं और जेड हैं। जो इनका पहले से स्थापित, पहले से निर्धारित संबंध है, उस संबंध को क्या करेंगे, विच्छेद कर देंगे। विच्छेद का मतलब क्या होता है, विच्छेद का मतलब होता है डिसोल्यूशन, मतलब कि विघटित कर देंगे, अपना संबंध एक दूसरे से तोड़ लेंगे। अब एक्स अपने रास्ते पर, वाई अपने रास्ते पर, जेड अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लेगा, तो उसे कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आया, एक्स है, वाई है, जेड है, आपस में पार्टनर हैं, ये लोग मिलकर के आपस में बातचीत कर लेंगे। बातचीत का मतलब भैया अब हम नहीं कर पाएंगे। इसके पहले जो आप पढ़ते थे डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो है एक ही जाता था, इनमें सब अपने अपने रास्ते अलग चुन लेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। जैसे भारतीय साझेदारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या कहा गया है, 1932 की धारा 4 कही गई है। 1932 का जो सेक्शन है, सेक्शन 4 कहता है फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का समाप्त होना फर्म का विघटन कहलाता है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखो फिर समझ लो एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है। राम है, श्याम है, मोहन है, भाई पार्टनरशिप किए थे तो सब आपस में जुड़े हुए थे, आपस में इनका रिलेशन था, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं था। तो क्या किया गया, सबका रिलेशन तोड़ दिया जाएगा, सब अपने अपने रास्ते की ओर चलेंगे, सबका रास्ता अलग होगा ना, सब अलग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक फर्म का विघटन हो जाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द इसमें कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक शब्द कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसमें कहा गया है फर्म का विघटन
यानी कि फर्म का डिसोल्यूशन होने के लिए साझेदारी का विघटन होना। पहले क्या होता है, पहले फर्म खत्म होती है, पहले साझेदारी खत्म होती है। पहले साझेदारी, पहले पार्टनरशिप खत्म होगी, तब फर्म खत्म होगी, इसको याद रखना है, ठीक है। जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और सबकी पार्टनरशिप खत्म होती है, सबकी पार्टनरशिप द एंड करती है, समाप्त होती है। इसके पहले जो आप डेथ पढ़ते थे, रिटायरमेंट पढ़ते थे, एक जाता था, इसलिए लेकिन इसमें सब चले जाएंगे अपने अपने रास्ते में, तो फर्म ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो आपको लिखना है फर्म के विघटन की परिस्थितियां, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसे लिखिएगा, एक एक करके हम समझा देंगे। आपके पास किताब होगी, कॉपी होगी, आप समझ लेंगे, जो लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। इतना आपको करना पड़ेगा। हेडिंग बता दे रहे हैं अच्छे से, ये आपका कार्य है, आपका वर्क है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लिखना है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लिखना है साझेदारी फर्म के विघटन की परिस्थिति, साझेदारी फर्म के विघटन की परिस्थिति। आप समझिएगा भाई, कब पार्टनरशिप समाप्त होगी, कब आपस में इनका विच्छेद हो जाएगा, कब डिसोल्यूशन, विच्छेद मतलब क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, लूशन बाय एग्रीमेंट्स। हिंदी में कहा गया है ठहराव द्वारा विघटन। ठहराव द्वारा विघटन। ठहराव द्वारा विघटन का मतलब होता है भैया, समझिए, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में कहा गया है, जैसे जब पार्टनरशिप शुरू की जाती है, तो मैंने आपको शुरू में बताया है, ना बताया हो तो याद कर लीजिए। पार्टनरशिप डीड, और पेपर में बहुत पूछता है भी, याद रखना, नहीं तो हल्के में मत लेना। हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख ना, पार्टनरशिप डीड। पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। देखिए, जब कोई पार्टनरशिप की जाती है, जैसे यक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, राम हैं, मोहन हैं, श्याम हैं, हम हैं, आप हैं, कोई और है, तो एक पेपर पे सभी शर्तें लिख दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक पेपर पे, एक कागज पे सभी शर्तें लिखी जाती हैं। कौन पार्टनर होगा, फर्म का नाम क्या होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे, कितनी कैपिटल लेकर आएंगे, पूंजी पर ब्याज कितना होगा, आहरण मतलब ड्राइंग पर ब्याज कितना होगा, तमाम चीज़ें जो जिस पेपर में लिख ली जाती हैं उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। और कितने दिन के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो क्या कहा गया है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जितने दिन के लिए एग्रीमेंट किया गया है। ठहराव, ठहराव का मतलब बच्चे कम समझ पाते हैं, हमारा और आपकी बातचीत, हमारा और आपका समझौता ना, हमारा और आपका समझौता जो हुआ है वही है डीड, वही है पार्टनरशिप डीड। तो ठहराव द्वारा जितना दिन के लिए किया गया था आपस में समझौता, वह समझौता समाप्त हो जाए, फिर साझेदारी समाप्ति हो जाएगी। साझेदारी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगा तो फर्म भी डिसोल्यूशन हो जाएगी। मतलब यार नहीं समझ में भाई, हमारा आपका समझौता है, आप बीकॉम में या पढ़ रहे हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं, हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे, इतना फीस देंगे, पेपर हो गया, हमारा आपका समझौता ऑटोमेटिक समाप्त हो गया, बात खत्म ना। तो यही होता है ठहराव द्वारा विघटन। याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें, आपको लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेंगे,
अब आपको बताना चाहते हैं सेकंड, कहा गया है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखिए कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य विघटन। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी का मतलब क्या होता है कि डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा आपको। कब? जब कोई घटना घटित हो जाए। कभी कभी होता है घटना घटित होती आती है, 3 पार्टनर है, तीनों मर गए ना। कोई घटना, कोई भी मरने की बात ही नहीं है, बता रहे हैं, नहीं मरना वरना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा बिजनेस में अवैध काम हो रहा है तो कंपल्सरी आपका डिसोल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। जब एक जने रहें और सब छोड़ के भाग लिए, एक लोग रहें और देखें घाटा हो रहा है, सब छोड़ छाड़ के भाग लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या बताया मैंने, पहला एग्रीमेंट द्वारा हमारी आपकी बातचीत हो गई है, समय समाप्त हो गया, चलो तुम अपने घर, हम अपने घर, बात खत्म। अगला है कंपल्सरी में कोई अवैधानिक काम हो, इलीगल काम हो, इलीगल काम हो, और जब एक लोग बचें और सब छोड़ छाड़ के भाग लिए। कब होता है ऐसा? जब घाटा होता है तब लोग छोड़ के भागते हैं, फायदा तो कोई छोड़ के भागता है। तो ये होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ठीक है। अगला है डिसोल्यूशन ऑन द, तीसरा on the dissolution on the happening of unexpected इवेंट्स। हिंदी में बता देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बता रहे हैं। तो इसमें आपको लिखना है आकस्मिक घटना के घटित होने पर। आकस्मिक घटना के घटित होने पर कहा गया है, जब जैसे मान लीजिए मैंने पीछे बताया, जितने दिन के लिए पार्टनरशिप की गई थी वो दिन समाप्त हो जाए, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कम समझ रहे हैं? आकस्मिक घटना के घटित होने पर मतलब कि जितने दिन के लिए पार्टनरशिप की गई थी वो दिन समाप्त हो जाए। फिर कहा गया है अगला नंबर, कोई देखिए पार्टनरशिप का उद्देश्य होता है, कोई कोई समझिए। इसे मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने ठेका लिया, एक सड़क बनवाना है, आप पैसा लगा दीजिए, हम ठेका दिलवा देते हैं ना। वो सड़क बन गई, हम और आप टेंडर ले लिए, आप हम दिलवा दिए आपको जुगाड़ पानी लगा कर कहीं से। बहुत लोग को देखते हैं, हम करवाते हैं ऐसा। तो उद्देश्य क्या था? सड़क बनवाना, 100-200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जितनी मीटर की सड़क होगी, सड़क बन गई, हमारी आपकी पार्टनरशिप ऐसे समाप्त हो गई वहीं पर। एक उद्देश्य है आपका, एक उद्देश्य होता है, चलो भैया ठंडी आ गई है, ठंडी वाला कपड़ा लाएं, जैकेट वैकेट लाएं, बेच बाँच लें, जो फायदा होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। सही है कि नहीं? तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है उद्देश्य पर्पज पूर्ण हो जाने पर, ठीक है। अगला है कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए। दिवालिया एक चैप्टर है, इंसॉल्वेंट एक चैप्टर है। कोई पार्टनर क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए। जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तब भी क्या कर लिया जाता है? डिसोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद साझेदार की मृत्यु हो जाए तब भी ऐसा होता है। पार्टनरशिप की मृत्यु हो जाए, पार्टनरशिप की डेड हो जाए तब भी डिसोल्यूशन हो जाता है।
आगे लिखिए, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगला नंबर लिख लीजिए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। कैसा नंबर है? चौथा। बाय नोटिस। नोटिस में आपको बताना चाहते हैं सूचना द्वारा विघटन। सूचना द्वारा विघटन मतलब कि किसी साझेदार से आपस में वाद विवाद हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, और जाओ मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा करने के बाद आपस में समझौता करा दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। इसे क्या बोला जाता है? सूचना द्वारा विघटन। नोटिस के द्वारा ना, नोटिस देना पड़ता है। अगला है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। 5वां नंबर लिखिए, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा। न्यायालय का मतलब क्या होता है? कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा हो जाए तब क्या होगा? न्यायालय कब कराता है? ध्यान दीजिएगा, किसी कोई पार्टनर जब न्यायालय डिसोल्यूशन कब करवाता है पता है? जब कोई पार्टनर विवाद करा दे, विवाद प्रस्तुत करे। विवाद का मतलब मुकदमा लगा दे। तो जैसे कोई पार्टनर जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तब होता है। कोई पार्टनर कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, कर्तव्यों को ढोने के लिए नहीं हो, जब किसी का आचरण दोषी पाया जाए जिससे व्यवसाय की नुकसान हो, जब जानबूझकर पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का नियम कानून का उल्लंघन हो ना, तो ऐसी कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह हो जाता है, तब क्या किया जाता है? तब व्यवसाय यानी कि पार्टनरशिप डीड के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। इतना आपका बेसिक था। इसके बाद आपको बता रहे हैं इसका हिसाब किताब कैसे होगा। पूरा का पूरा टॉपिक देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले अकाउंट जो बनेगा इसमें हिंदी में कहते हैं वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? रियलाइजेशन। इसके पहले हम लोग क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब संपत्तियों एवं दायित्वों का फिर से मूल्यांकन किया जाता था। यहां पर बनेगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली खाता। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया, फर्म का डिसोल्यूशन होगा, फर्म का विघटन होगा, तो फर्म में जो संपत्ति होगी उससे वसूली की जाएगी। समझ रहे हैं? उससे वसूली की जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा? एक छोटा सा फॉर्मेट भी बना लीजिए प्यारा सा, ताकि आप लोगों को आसान भी रहे, आप लोगों को समझ में भी आए। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। कहा गया है जितना वसूली होगी असेट्स से उसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, एसेट्स। और यहां एसेट्स का मतलब है जो वास्तव में हो, ऐसे एसेट्स जो वास्तव में हो। समझ रहे हैं? वास्तव में एसेट्स का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह पढ़ते थे, तो जितने की वास्तव में हो उसका दाम यहां लिखा जाएगा। ठीक है, कैश एट बैंक को छोड़ करके। कैश एट बैंक को तो वास्तव में रहती ही है हमारे पास अलग से। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ध्यान दीजिएगा, कोई हराश होगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगा, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं।
अब आपको ध्यान देना है, रियलाइजेशन में असेट्स को डेबिट में रहना है। सन्ड्री असेट्स, इसके लिए अलग से फॉर्मेट बताएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मानिए हमारा बिजनेस है, हम लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो हमारी संपत्तियों को सबको वसूल जो होगा, वसूली होगी, फिर पेमेंट होगा, जो बचेगा सबको बांट दिया जाएगा उसके अनुपात में, ये सारी चीज़ें होंगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरा कहता है संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाले को क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद कह रहा है, यही सब चीज़ें कह रहा है कि कुल मिलाकर के जैसे हमारी दुकान है, हमारा लोग का बिजनेस है, सभी संपत्तियों को बेचा जाएगा, उससे जिसको जिसको पैसा देना है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनेगा, और अच्छे से बनाना हम आपको बताएंगे। उसके बाद इसमें बनेगा कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता, पूंजी खाता बनेगा। उसके बाद चालू खाता बनेगा। उसके बाद ऋण खाता बनेगा। एक एक करके अलग से बताएंगे आगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 5वें नंबर पे बैंक अकाउंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट बनेगा। इतने सारे अकाउंट इसमें आपको बनाना हम बताएंगे, इसे आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे, आगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन। आपको मैंने महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में बता दिया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। लिख लीजिए अब हमारे साथ, जर्नल एंट्री किसके लिए? फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको, वसूली खाता। जैसे हम लोग रीवैल्यूएशन पढ़ते थे ना, तो रीवैल्यूएशन में संपत्ति का मूल्य कम होता था, ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ समाप्त करना है, तो रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली खाता बनेगा। भाई हमारा पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जितनी की संपत्तियां हैं उनसे देखा जाएगा कितना वसूल होता है, केहू उधारा होगा दिया जाएगा, कुछ खर्चा बर्चा होगा, उसके बाद जो बचेगा वही तो बांटा जाएगा। पहली एंट्री आपको लिखना है ए। एंट्री कई है, ABCDEFGHIJKL, ठीक है। ए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। आप समझिएगा हमारी बात को। बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू ऐसे लिख लीजिए हमारे साथ, और मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बुक वैल्यू आपको समझना पड़ेगा, आपको हमारे साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को एक एक अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और आपका कार्य अच्छा होगा। ठीक है, संपत्ति की वसूली होगी बुक वैल्यू से, जितने की संपत्ति होगी। बी में जैसे होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, लिखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डेबिट, उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड अकाउंट, अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कोई रिजर्व होगा, कोई फंड होगा, कोई बैड डेप्ट होगा, कोई प्रोविजन होगा, सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। लिखना है वैल्यू ऑफ, बैलेंस शीट में जो वैल्यू होगी सबको जोड़ करके वहां लिख देना है। वही यहां वही वहां लिखना है। आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन मिलेगा तब आप समझेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं, अभी आपको इतना समझिए। बी के बाद आता है नंबर सी का। सी होता है, जैसे आप समझिएगा हमारी बात को, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगा, लैंड होगा, फर्नीचर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी ना। तो यहाँ होगा प्रोविजन से रिलेटेड, यहाँ होगा। अब भैया वो सब बेचा जाएगा, समझ रहे हैं, उससे कुछ पैसा वसूल होगा। पैसा वसूल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा वसूल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन से हमारा फायदा, नुकसान जो भी होगा, रियलाइजेशन अमाउंट। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, वसूला हो जाएगा, वसूली जो भी होगा उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ए बी सी डी। आपको ध्यान देना है आगे, डी में कहना है, आप समझिएगा। अब आपको सी तक मैंने बता दिया, अब आपको डी। डी में आपको बताना चाहते हैं, देखो भाई वसूल लिया गया, आप सिस्टम समझिए। आपकी दुकान है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप उसको बेच देंगे ना, प्रोविजन किए होंगे, सबको ट्रांसफ़र कर देंगे सब ना। प्रोविजन का मतलब पैसा कहीं गया नहीं, ये सब बिजनेस में है। फिर बेचेंगे तो पैसा आएगा, सब संपत्ति इकट्ठा करेंगे, ये सब पैसा करेंगे, फिर पैसा आएगा। पैसा आएगा तो देंगे कि सब रख लेंगे अपने आप, बिजनेस समाप्त करना है ना, तो देंगे। तो देंगे कितना देंगे, तो जो पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, जो पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कहाँ से दिया जाएगा पैसा, रियलाइजेशन से दिया जाएगा जो वसूले हो। रियलाइजेशन से पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देना है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, लिखा जाएगा द प्राइस असेट्स टेकन ओवर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी दिया नहीं गया है। पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन टेकन ओवर जो ज़्यादा होगा। अब आपको चौथा नंबर ध्यान देना है। चौथा हो गया, पांचवा डी। ई में क्या करना है, ई में कहा गया है सन्ड्री लायबिलिटी। अब देखिएगा, जब हम लोग एसेट्स हमारा क्रेडिट होता है और लायबिलिटी हमारा डेबिट होता है, जो लायबिलिटी देना है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू लिख लो, बुक वैल्यू। सन्ड्री लायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, मैंने क्या बताया आपको, ये सब संपत्ति से संबंधित था यहाँ तक, डी तक। अब लायबिलिटी की व्यवस्था करनी है, देखना पड़ेगा केहू देना है कि सब लेना ही है, तो ऐसा होता नहीं है। लायबिलिटी पहले चेक किया जाएगा कितने की लायबिलिटी है, इतना लिख लो। अब आपको ध्यान देना, एफ, हमने लायबिलिटी पता कर ली, अब पेमेंट करना है लायबिलिटी वालों को, समझिएगा। अब पेमेंट करना है,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी वालों को पेमेंट करना है। एक बात हमारी ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे तब आप कह सकते हैं मैं नहीं समझ में आया, पहले लिखिए इसको, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एफ हो गया, एफ के बाद जी, जी के बाद जी में कहता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझिएगा। इसे बोला जाता है वसूली या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे, जैसे जो रियलाइजेशन करवाएगा वो खर्चा भी लेगा अपना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब उसके बाद यच में है, अगर लोन है, देखो भैया पार्टनर का लोन है तो पहले लोन पेमेंट किया है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का अगर लोन है तो पहले पार्टनर का लोन दिया जाएगा, पहले संपत्ति, फिर वाय, फिर दायित्व, फिर वसूली व्यय, फिर अब पेमेंट किया जाएगा पार्टनर को। कितना पेमेंट किया जाएगा, जो भी रहेगा, ठीक है। और कभी कभी होता है डिस्काउंट भी मिल जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, कभी होता है डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट मिलेगा देखा जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, पहले लिख लीजिए बस, ई एफ जी एच आई में कहा गया है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, मतलब जान लीजिए अगर ज़्यादा देना है तब पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। ये होता है कि डिस्काउंट पे पार्टनर को पैसा पेमेंट करना है, समझ में आया, डिस्काउंट पे पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए 100 रुपया लोन है तो 90 रुपया पेमेंट करना है, 10 फायदा। यहाँ पर ज़्यादा जब पेमेंट करना है होता है लोन से ज़्यादा, तो लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, एक घाटा माना जाएगा फर्म का, टू कैश अकाउंट। जैसे मान लीजिए पेमेंट करना है पार्टनर को 100 रुपया, पेमेंट कर रहे हैं 100 रुपया मूल, 10 रुपया प्रीमियम, 110 रुपया मिलेगा, वो तो वो आपको बता रहे हैं बार बार। उसके बाद आई के बाद जे में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि या पार्टनर करेंट अकाउंट भी होगा, चाहे पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, मतलब कि जो पैसा बचेगा फ़ायदा होगा तो। अब एक तरफ होता है कि बचता भी है, भाई दुकान बंद हो रही बचो, एक होता है घर उछलाना पड़ता है, यो देखना है, घाटा भी होता है। तो ये होगा आपका, उसके बाद फ़ायदा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका जे। के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फ़ायदे की स्थिति में, वही है। यल घाटा भी होता है भैया, घाटा होता है तो ये डेबिट हो जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ए प्रॉफिट की कंडीशन में, ए लॉस की कंडीशन में एंट्री होती है। इसको पहले एंट्री आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आगे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, अकाउंट अकेले। आप देखिए डेबिट और क्रेडिट बना है, स्पेसिमैन है, सन्ड्री एसेट्स बोला है, रियल एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स का पैसा जितनी भी एसेट्स होंगी डेबिट में लिखा जाएगा। उसके बाद टू बैंक, मतलब बैंक जो होता है डेबिट में, देखिए एक्सपेंसेस का मतलब होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर बैंक के माध्यम से क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद आप क्रेडिट देखिए, सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिट में रहेगा, बुक वैल्यू, कोई भी रिजर्व होगा क्रेडिट में रहेगा, बैंक से रियलाइजेशन से संपत्ति की वसूली से जो पैसा आएगा। उसके बाद डेबिट में आपको ध्यान देना है, लोन का पैसा पेमेंट करना है, करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, यही इतनी चीज़ है, इसको बना लीजिए। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।